बच्चों, आज हम लोग कोशिकीय श्वसन के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बाह्य श्वसन के बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कोशिका के अंदर भेज देता है और ऑक्सीजन कोशिका में स्थित ग्लूकोज के साथ क्रिया करके, जहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और एनर्जी मुक्त होती है। तो ये एनर्जी मुक्त होने वाला प्रोसेस जो है ये 2 स्टेप में होता है कोशिका के अंदर। तो पहला प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा कहलाता है क्रेब्स साइकिल। ये ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य के अंदर स्थित होती है और क्रेब्स साइकिल जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को समझने से पहले हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं दोनों का अणुसूत्र सेम होता है C6H12O6। हम देख रहे हैं इसमें कार्बन 6 हैं, यहाँ पर 6 कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन में एल्डिहाइड समूह CHO लगा होता है और लास्ट में CH2OH ग्रुप लगा हुआ है। जबकि फ्रक्टोज में क्या है कि यहाँ फर्स्ट कार्बन पे CH2OH है और सेकेंड वाले पे CO ग्रुप लगा होता है और ये लास्ट में CH2OH। तो इस तरह से फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों एक दूसरे के समावयवी होते हैं। जब हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अभी पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि इस छठे कार्बन पर फॉस्फोरस जुड़ता है। इस तरह से ग्लाइकोलिसिस संपन्न होती है। तो बच्चों, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज का एक अणु है, यहाँ पर ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण होगा। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगा कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का एक अणु बदल जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे। आप समझ गए होंगे कि छठे नंबर के कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है। ये फॉस्फेट ग्रुप आया कहाँ से? ये आया ATP से। ATP जो होता है वो एनर्जी हैविंग मॉलिक्यूल है। तो ATP यहाँ पर टूटता है, ADP में बदल जाता है और एक फॉस्फेट यहाँ पर रिलीज़ होता है जो इस ग्लूकोज के छठे कार्बन के साथ जुड़ जाता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये एक फॉस्फेट का त्याग करके एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में बदल जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तो फॉस्फेट छठे कार्बन पे लगा हुआ है, फिर यहाँ पर देखिए एक फर्स्ट कार्बन पे भी लग गया और एक 6th कार्बन पे भी लग गया। तो यहाँ पर फिर से चूँकि फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ रहा है इसलिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए यहाँ पर ATP टूट कर फिर से हमें ADP देगा और यहाँ पर काइनेज का मतलब होता है तोड़ना। ठीक, तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप टूटा और ये कहाँ जुड़ गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जुड़ करके किस में बदल गया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाता है 2 पार्ट में। तो ये अभी तक तो यहाँ पर 6 कार्बन थे, बट अब ये एल्डोलेज के एंजाइम की उपस्थिति में ये 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट में टूट जाता है, जिसमें कि एक ये है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो अभी तक यहाँ पर 6 कार्बन वाले हम लोग मॉलिक्यूल देख रहे थे। अब यहाँ पर कार्बन कितने हो गए? 3। ठीक है, यहाँ पर कितने ग्लिसरैल्डिहाइड रिलीज होंगे? 2, यानी कि 2 अणु बन रहे हैं 3 कार्बन वाले। यहाँ पर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नंबर 1 पे और नंबर 3 पे फिर से एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया है। तो यहाँ पर NAD एक कैरियर है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ करके NADH बना लेता है। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है फिर से फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। अब देखिए, यहाँ तक तो हमें एनर्जी खर्च हो रही थी, बट अब यहाँ पर हमें एनर्जी मिलेगी। ATP यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे। कहाँ पर? आप याद रखेंगे कि जहाँ पर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो रहा है, यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप नंबर 1 कार्बन पे जुड़ा हुआ था वो हट गया
और वो ADP के साथ जुड़कर उसने हमें क्या दे दिया, ATP, यानी कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी कि जो फॉस्फो ग्रुप 3 पे लगा हुआ था वो अब कहाँ आ गया है, 2 पे आ गया है। अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में बदल जाएगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाएगा पायरुवेट में, यानी कि पायरुविक एसिड में। यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि जहाँ पर 6 कार्बन टूटे थे और 3 कार्बन वाला यौगिक हमें प्राप्त हुआ था, तो वो संख्या उनकी डबल हो गई है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते चले आ रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर जहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट भी पायरुवेट में चेंज होगा, वहाँ पर भी हमें एक ATP का अणु प्राप्त होगा। तो लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट होगा ग्लूकोज के टूटने से वो होगा पायरुवेट, 2 अणु पायरुवेट हमें प्राप्त होगा। और पायरुवेट जो है 2 अणु एसिटिल कोएंजाइम A के बना लेगा। अब यहाँ पर ये 2 कार्बन कंपाउंड है। तो इस तरह से ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमने देखा कि ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से हमें 2 अणु पायरुविक एसिड या पायरुवेट के प्राप्त होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा खर्च हुई और कितनी हमें मिली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस स्टेप में हमारा ATP खर्च हो रहा है, यहाँ पर ATP खर्च हो रहा है, यानी कि 2 ATP खर्च हो रहे हैं। जबकि इस स्टेप में 1 ATP प्राप्त हो रहा है, इस स्टेप में भी 1 ATP प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर 2 ATP प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 अणु हैं, तो एक अणु के चेंज होने पर 1 ATP मिलता है, तो 2 के होने पर 2 ATP मिलेंगे। तो इस तरह 2 ATP यहाँ मिल रहे हैं और 2 ATP इस स्टेप पर मिल रहे हैं। तो टोटल गेन हमें ATP का कितना हो रहा है, 4 ATP मिल गए, 2 यहाँ पर खर्च हो गए। तो हमें ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में 4 ATP मिले, 2 ATP खर्च हो गए, टोटल गेन कितना हुआ, 2 ATP। ठीक है, तो इस तरह से ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में एक ग्लूकोज अणु के पायरुविक एसिड में टूटने पर हमें 2 ATP का टोटल लाभ होता है।